मेरे सभी मित्रों को राजन की राम राम, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस के जो सभी शीर्ष नेता हैं, है ना, जिनमें आप नाम गिन सकते हैं, राइट फ्रॉम राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा जी और जयराम रमेश जी, और उनकी एक बड़ी वैसी प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, जिनको लोग सोशल मीडिया पे गाली वाली आंटी के नाम से ज्यादा संबोधित करते हैं या मानते हैं। साहब, आज हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी की। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनका जो राजनीतिक जीवन है, आज कोई 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना राजनीतिक जीवन नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के, आई विल से कि समवॉट 3 to 4 डिकेड्स और मोर देन दैट उन्होंने भारतीय राजनीति को दिए हैं, और वे आज कांग्रेस के शीर्ष पद पर हैं। मान लीजिए कि हाँ, वो शीर्ष पद पे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष हैं। अब ठीक है कि कुछ एक वह उस एरा की याद दिलाता है कि जब प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी होते थे, परंतु एक्चुअल पीएम कौन होता था, यह पब्लिक डोमेन मेट्स वेरी मच क्रिस्टल क्लियर। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज जहां जिस सभा को संबोधित कर रहे थे, अपना संबोधन दे रहे थे, उसमें उनकी जो हार की हताशा है। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव संपन्न तो क्या, अभी तो उस डेट भी अनाउंस नहीं हुई है। डेट अनाउंस होगी, फिर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज विल बी कैंपेनिंग फॉर देयर पार्टी, सब कुछ हो रहा होगा। परंतु पहले से ही जब पूर्वानुमान आपको क्रिस्टल क्लियर हो कि आप एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, तो साहब कितना भी आप कर लें, आपकी वह हताशा, निराशा और वह कुंठा कहीं ना कहीं जाहिर हो जाती है। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी का वह एक भाषण अवश्य सुनिएगा। आप सबको वीडियो फुटेजेस मिल जाएंगे, एक्स पर तो मिल ही जाएगा, जहां पर वे नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी को, आप ऐसा कह लीजिए कि टारगेट कर रहे थे और यह कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा बोलते हैं कि वे 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन दे रहे हैं। क्या वो बताएं, क्या वे अपने घर से दे रहे हैं या कहां से दे रहे हैं? उनका साफ इशारा था कि यह, अब देखिए, यहां पर फिर यह एक बात सामने मुखर रूप से सामने आ जाती है कि अभी तक, मैं अगर चले अभी हम सिर्फ प्रधानमंत्रियों की बात करते हैं, कि जो उनका राष्ट्र के प्रति जो भी योगदान होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी, उस खासतौर पर उस दल के लोग उस अचीवमेंट को इस प्रकार से प्रचारित प्रसारित करते हैं कि जैसे अगर वह उनके प्रधानमंत्रित्व काल में वह उपलब्धि हासिल ना की गई होती तो शायद वह कभी होती ही नहीं। देखिए, आज ठीक है, मोदी साहब को आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी टारगेट कर रहे थे कि 80 करोड़ लोगों का कोविड काल के समय से लेकर अभी तक और 2029 तक मोदी साहब की यह एक ऐसी योजना है कि जहां उन 80 करोड़ लोगों को जो कोविड के समय बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए, उनको 2029 तक फ्री में राशन उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसी बात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बड़ा एक कटाक्ष किया। क्या ये मोदी जी अपनी जेब से कर रहे हैं क्या? जो अन्य उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की, वह सब भी उन्होंने ऐसा कटाक्ष किया कि क्या वह मोदी जी अपनी जेब से कर रहे हैं क्या? तो फिर वे कहीं ना कहीं यह भूल गए, एक जैसे कि लोकोक्ति है कि जब आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठ जाती हैं, स्वमेव। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी खास तौर पे एक परिवार के आगे कभी कुछ सोच भी नहीं पाई, और आज भी वह सोचने को तैयार नहीं है, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब अगर कोई व्यक्ति उस जनसभा में खड़ा होकर यह प्रश्न कर दे कि साहब, आप लोग सेल हो, इसरो हो, एम्स हो,
या अन्य कोई भी ऐसे उद्यम हो जिन्होंने भारत की तरक्की में चार चांद लगाए हैं, तो आप सब उसका क्रेडिट नेहरू जी को देते हैं। तो क्या नेहरू जी ने इसरो की स्थापना अपने पॉकेट से की थी या पार्टी फंड, कांग्रेस पार्टी के फंड से की थी? सेम वे सेल की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना क्या नेहरू जी ने अपने पॉकेट से की थी, अपने सेविंग अकाउंट से की थी, या कांग्रेस पार्टी फंड से उन्होंने सेल की स्थापना की? इसरो का भी उन्होंने क्या जो फंडिंग थी वे अपनी पॉकेट से कर रहे थे, अपने बैंक के सेविंग अकाउंट से कर रहे थे, या कांग्रेस पार्टी के फंड से कर रहे थे? लाइकवाइज एम्स की स्थापना भी क्या नेहरू जी अपने सेविंग अकाउंट से फंड कर रहे थे या कांग्रेस के पार्टी फंड से कर रहे थे? लाइकवाइज देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स व्हिच कैन बी कोटेड। अब यही प्रश्न अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सामने कोई भी जनसभा में खड़ा होकर उनसे यह प्रश्न करता, तो शायद है कि उसका वही अंजाम होता कि जब राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले, कोई अपने भारत तोड़ो न्याय यात्रा में जब किसी पत्रकार शिव कुमार यादव जी ने उनसे कोई प्रश्न किया होगा, तो जिस प्रकार से वे उखड़ गए थे, सेम वे है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी उखड़ गए होते, और फिर उस लेट सपोज कि वह व्यक्ति जिसने अगर ऐसा कोई प्रश्न खड़ा किया था, तो उसकी वही स्थिति होती जो शिव कुमार यादव जी की हुई थी। देखिए, एक बड़ा स्पष्ट पिक्चर क्लियर होते चली जा रही है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, कांग्रेस के ये जो शीर्ष नेता हैं, है ना, जिनमें से आई विल से 90% ऑफ देम, मैं नाम गिनाकर बता सकता हूं, जो राहुल गांधी की कोटरी है, जिनमें जयराम रमेश नजर आते हैं, जिनमें वेणुगोपाल नजर आते हैं, कन्हैया कुमार नजर आते हैं, सुप्रिया श्रीनेत नजर आती हैं, प्रियंका वाड्रा नजर आती हैं, इसमें से मैं थोड़ा सा वेटेज दे दूंगा राहुल गांधी को और प्रियंका वाड्रा जी को, कि ये अपने दम पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतने का कुछ कंप्रोमाइज करके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत सकते हैं, और शायद है कि 2 से 4 सीटों को ये कांग्रेस पार्टी के लिए जिता सकते हैं। परंतु इसके इतर मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी इसी कैटेगरी में रखूंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपनी सीट जीत सकते हैं, और कर्नाटक से ही 2 या 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को दिला सकते हैं। परंतु इसके बाद चाहे फिर वह जयराम रमेश जी हो, पवन खेड़ा जी हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, जिन्होंने अपनी जमानत ही जब्त करा दी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, कन्हैया कुमार हो, वेणुगोपाल हो, इन सब की किसी की भी इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वे कांग्रेस पार्टी को 1 या 2 सीट, अपनी सीट बचा ले लोकसभा अगर वे कॉन्टेस्ट करते हैं, वही उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ऐसा प्रश्न करना कि मोदी जी अगर 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन उपलब्ध करा रहे हैं, तो यह कोई वो अपनी पॉकेट से नहीं कर रहे हैं, तो यह प्रश्न भी खड़ा कर देता है कि जवाहरलाल नेहरू जी से, इंदिरा गांधी जी के टाइम से, राजीव गांधी जी के टाइम से जो भी अचीवमेंट उस सरकार में भारत के लिए हुए थे, फिर भले चाहे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का आप कह लीजिए कि शुरुआत हुई हो कोई, या इसरो का कोई अचीवमेंट हो, या फिर अन्य कोई भी, इवन कि मैं सामरिक विजयों को भी आप ऐसा नहीं, फिर हम सब यही प्रश्न करेंगे कि अगर 1971 में अगर बांग्लादेश का पार्टीशन बनवाया जाता है सेना की मदद से, है ना, विजय सेना ने दिलाई थी बांग्लादेश में, जब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया था, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था वो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और पाकिस्तान का हमेशा से उसका एक जियोग्राफिकल कनेक्शन टूट गया था। तो क्या स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी वहां पर जाकर मतलब बैटल में गोलियां चला रही थी या तोप चला रही थी या कुछ भी इस प्रकार का उद्यम कर रही थी? नहीं, परंतु पूरे देश ने उसको यह स्वीकार किया कि उनके नेतृत्व की वजह से ही सॉरी
उनके नेतृत्व की वजह से ही भारतीय सेना ने यह कमाल कर दिखाया था। लाइकवाइज फिर अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात की जाए तो उस समय पर जितने भी एम्स का उदय हुआ, सेल का उदय हुआ या अन्य जो भी उद्यम सामने आए थे, तो वह पंडित नेहरू जी के अपने सेविंग अकाउंट से नहीं फंडेड हो रहे थे, ना पार्टी कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से फंड हो रहे थे, वह सब टैक्स पेयर्स का ही पैसा था। यह जो हमारा नेतृत्व होता है, देश का जो शीर्ष नेतृत्व होता है, यह उसकी अपनी विवेक होती है कि जिसके तहत वह उन टैक्स पेयर्स का पैसा कैसे यूटिलाइज करता है, कैसे सदुपयोग करता है। अब अगर ऐसी ही कोई बात अगर मैं उनको याद दिलाऊं तो राजीव गांधी जी, जो कि जब अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि वे जन लाभार्थ के लिए अगर केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो वह पहुंचते जो रिसीवर है उसके पास पहुंचते पहुंचते वो मात्र 15 पैसे रह जाता है। तो आज की डेट में अगर खड़गे साहब जानना के उत्सुक हों तो वह 1 रुपया अगर केंद्र सरकार से निकल के लाभार्थी के अकाउंट में पहुंचता है तो पूरा का पूरा 1 रुपया ही पहुंचता है। फिर जो क्रेडेंशियल्स, आज देखिए मोदी साहब कभी वो क्लेम नहीं करते हैं कि यह सब मेरी वजह से हो रहा है। वे जो भी आज अचीवमेंट भारत को मिल रही हैं, है ना, राइट फ्रॉम चंद्रयान टू बालाकोट एयर स्ट्राइक टू देयर आर सो मेनी, आई कैन मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि वीडियो संक्षिप्त रहे और मैसेज क्लियर हो। तो प्रधानमंत्री, एक देखिए जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधान सेवक, और अगर मिनिस्टर वर्ड का सही से इंग्लिश में इसको जो उसका अभिप्राय होता है तो इट मीन्स ए सर्वेंट। अब ठीक है, यहाँ भारत में मिनिस्टर होना मतलब आप एक कैसे भी कह लीजिए कि आप राजशाही वाले अंदाज में आ जाते हैं, वह एक अलग बात है। तो हमारे प्रधान सेवक ने कभी भी इस बात के लिए अपनी कभी पीठ थपथपाई नहीं कि मैं अगर 80 करोड़ की जनता क्या अगर मैं पेट मतलब गवर्नमेंट के थ्रू ही है, यह टैक्स पेयर्स का ही पैसा है, ये हमारे किसानों की उपलब्धि है कि उन्होंने इस प्रकार से अन्न का उपार्जन किया कि आज हमारे पास भंडार भरे हुए हैं कि हम फ्री में उन 80 करोड़ जो कि कोविड काल में जिन्होंने भुगता है ना, उस विभीषिका को जो भुगता और आज तक सफर कर रहे हैं। साहब मैं स्वयं कहता हूं कि मैं भी उस कोविड काल का मारा हुआ हूं, परंतु अब मैं अपनी व्यक्तिगत बात नहीं करता। तो उन पीड़ितों को अगर यह मदद उपलब्ध हो रही है तो यह साफ है कि एक इट्स ए क्यूमुलेटिव एफर्ट of all those peasants and farmers, और we owe to them, कि जिनकी वजह से भारत इतना सक्षम है कि अगले 5 वर्षों तक उन 80 करोड़ परिवार को फीड कर सकेगा, एंड दैट टू विदाउट एनी कॉस्ट। अब अगर आप यह प्रश्न चिन्ह लगाएंगे कि क्या मोदी अपने जेब से कर रहे हैं, तो साहब फिर वो सारी अचीवमेंट्स जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टेन्योर में हुई, श्रीमती सोनिया गांधी जी के टेन्योर में हुई, श्री राजीव गांधी जी के टेन्योर में हुई, तो यह सब भी जो भी उस समय उन्होंने जिसको कह लीजिए कि पब्लिक वेलफेयर के लिए स्कीम्स चलाई थी, तो वह सब भी भारत के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ही फंड, उनके चुकाए हुए टैक्स से ही वह सब पॉसिबल हुआ था। एंड आई थिंक द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। अब बात करें, देखिए निराशा की कैसे और हताशा की कैसे किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी मारी हुई है। एक छोटी सी ही बात है, बात छोटी सी है परंतु इसका संदेश बहुत बड़ा है। अभी कल हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारिका नगरी में, मतलब द्वारिकाधीश के शरण में थे। द्वारिकाधीश की शरण में जाने के बाद जो रिचुअल्स उन्होंने फुलफिल किए, उसके तदुपरांत जब वे समुद्र में गोता लगाकर
उस साइट पर पहुंचे जहां पर हमारे हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार द्वारिका नगरी समुद्र में विलीन हुई थी। उस साइट पर जब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने आसन बिछाया था, जिसको पवन खेड़ा, जो कि अब आज के लिए दौर में कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, उन्होंने कटाक्ष किया था उस आसन को लेकर कि समुद्र के अंदर भी कालीन भैया आप सब जानते होंगे कि अभी एक सीरीज आई थी मिर्जापुर, जिसमें एक जो नेगेटिव कैरेक्टर था प्लेड बाय पंकज त्रिपाठी, बहुत ही फेमस हुआ, बट ही वॉज इन दैट कैरेक्टर वॉज इन ग्रे शेड। तो वैसा ही संबोधन उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए किया कि समुद्र के अंदर भी कालीन भैया, लाइक दैट। तो शायद है कि पवन खेड़ा, देखिए मैं वैसे भी कांग्रेसियों से, खासतौर पे सनातन धर्म को लेकर उनके पास कितना ज्ञान होगा, इसको लेकर मेरे को कोई भी शक शुबा नहीं है। आई नो कि सनातन पर चोट करना इनकी अपनी, आज से नहीं, राइट फ्रॉम द एरा ऑफ लेट पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब से लेकर टिल डेट इनका सदैव से रहा है कि सनातन पर प्रहार करो और अपने लिए एक खास वोट बैंक के जो वोट हैं वो पक्के करो। तो पवन खेड़ा जी भी ये भूल गए, अब खैर उनकी गलती नहीं है, अब वे, उनको हिंदू दर्शन का इतना ज्ञान नहीं है, तो उनके ज्ञान के लिए मैं बता देता हूं कि हमारे सनातन धर्म में पूजा हमेशा बैठकर की जाती है, एंड उसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। आपके तो खैर उन लोगों के तो समझ से परे होगा, फिर भी मैं बताता हूं कि एक हमारे हिंदू दर्शन में एक श्लोक है, मैं वो पढ़कर भी सुना देता हूं। प्रतिष्ठा पूर्वकम आसनार्थे अक्षतान समर्पयानि गणेशांबिकाभ्याम नमः, जिसका तात्पर्य ये होता है कि जब सनातनी अपने किसी भी देवी देवता की पूजा करता है, आराधना करता है, उस समय वह सदैव बैठकर ही करता है। एंड द रीजन फॉर सो इज, देखिए इसमें भी एक साइंस छुपा हुआ है। देखिए सबसे पहला जो सर्व प्रमुख जो रीजन है वह यह होता है कि बैठकर पूजा करने का तात्पर्य यह है कि आप अपने आराध्य को, वह कोई भी देव हो, वह कोई भी देवी हो, आप उनको सम्मान दे रहे हैं। उसके बाद फिर एक और जो लॉजिक है, एंड दैट टू इट्स वेरी साइंटिफिक, कि जब आप खड़े होकर पूजा करते हो और कोई मंत्रोच्चार करते हो, तो जो पृथ्वी जिस पर आप खड़े हुए हैं उसमें एक चुंबकीय शक्ति होती है। अब आई डोंट नो उनके दिमाग में भी, जहन में उतरेगी भी कि नहीं उतरेगी ये बातें, बट मेरे जो सारे व्यूअर्स हैं उनको जरूर समझ में आएगा। तो जब आप बैठकर पूजा करते हैं तो आप उस समय जो मंत्रोच्चार कर रहे होते हैं, तो उस मंत्र की सकारात्मकता आपका शरीर पूरी तरह से उसको ग्रहण कर लेता है। वह आप ऐसा कह सकते हैं कि वह एब्जॉर्ब कर लेता है। परंतु वही मंत्रोच्चार अगर आप खड़े होकर करते हैं तो वह ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उस मंत्रोच्चार का आपको समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। एंड दैट इज द रीजन कि हमारे ऋषि मनीषी, आपने देखा होगा कि जब भी तप करते थे, तपस्या करते थे, वे सदैव बैठकर, है ना, या तो आपको पद्मासन की स्थिति में मिलते रहे होंगे, या फिर जिसको एक अपना सामान्य पालथी मारकर बैठना बोलते हैं, सुखासन बोलते हैं, उस आसन में बैठकर पूजा करते हुए दिखाई दिए होंगे। एंड इन सब के पीछे, अब इन लोगों से तो मैं उम्मीद, खासतौर पे मैं ये जो एक इको लेफ्ट सिस्टम है, जो एक इन्होंने सिस्टम बना रखा है, इनके भले चाहे कितना अपने आप को इंटेलेक्ट माने और बुद्धिजीवी माने, अपने आप को बड़े मतलब वो शब्द मैं यूज नहीं करूंगा, तो वो माने, मैं अपने आप को रोक रहा हूं एक्चुअली वो शब्द यूज करने में से, तो इनकी समस्या परे है। तो बेहतर है कि कौवे की चोंच जो होती है ना, अब वो विष्टा को हमेशा मारता ही मारता है। कुछ एक ऐसी हरकतें इन लोग करना बंद कर दे, जिस विषय पर अगर आपको ज्ञान नहीं है,
आप खूब ज्ञान दो ना, क्रिश्चियनिटी पे ज्ञान दो, आप अपने जो दूसरे जो धर्म है उन पर ज्ञान दो, क्योंकि वो आपका अपना राइट है कि आप जिसको फॉलो करते हो आप उसके बारे में ज्ञान रखते हो, आप उस पर बात करो, आप कोई भी लॉजिक दो। हम लोग कभी वी विल नॉट इवन बी मतलब पे सिंगल हिट टू दैट, क्योंकि भाई हमें दूसरों के धर्म के विषय में जानकारी नहीं है तो हम नहीं बोलते हैं। फिर वो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो या कोई भी गैर इंडिक रिलीजन हो, हम नहीं बोलते क्योंकि हमें उसका ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान नहीं तो हम क्यों बोले। तो लाइकवाइज आपके कांग्रेस के जितने भी अग्रिम पंक्ति के जो लीडर हैं या चुड़बैये नेता भी हैं, जब वे कभी सनातन धर्म पर अगर कोई टीका टिप्पणी करते हैं ना, तो एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देख लें कि वे कितने पानी में हैं, कितना ज्ञान है उनको वैदिक दर्शन का, कि वे सनातन धर्म की पूजा पद्धति और इष्टों पर, देवी देवताओं पर वे कटाक्ष करते हुए नजर आ जाते हैं। फिर वह कहेंगे कि नहीं वो राम तो सबके हैं, राम तो सबके हैं। अरे पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारतवर्ष जानता है आपके मन में क्या है और हृदय में क्या है। अगर राम सबके हैं तो क्यों दे दिया था आप सबने एक एफिडेविट कोर्ट में कि सॉरी कोर्ट में क्यों दे दिया था आपने वह सब एक कि राम काल्पनिक चरित्र हैं? क्यों आप राम मंदिर दर्शन करने नहीं जा रहे हैं? देखिए बहुत सारे, अब वो आपके एक जो है ना श्री श्री 1008 राहुल गांधी देवघर में जाके शिव जी की आराधना करते हैं और सावन में मटन पकाते हैं लालू जी के घर में जाकर। उसके बाद और भी आपको बता देता हूं मैं, वो क्या बोलते हैं आपकी एक वो जो बड़ी जिनको सोशल मीडिया में गाली वाली आंटी करके संबोधित किया जाता है, सुप्रिया श्रीनेत है ना, वो बता रही शिव उनके आराध्य हैं। वे नित्य उसको जनेऊधारी ब्राह्मण रणदीप सुरजेवाला बताए थे, जनेऊधारी ब्राह्मण वो मटन पकाता है, वो भी सावन में लालू जी के घर में जाकर। तो बेहतर है देखिए साहब, आप लोग जितने भी पॉलिटिकल टिप्पणी करें, आप मोदी जी का विरोध करें, स्वागत है उसका, आपका राइट है कि आप जितना भी पॉलिटिकल आप मोदी जी पर, भाजपा पर, एनडीए पर आप कटाक्ष करें, आप कोई भी टीका टिप्पणी करें, तो वह पॉलिटिकली मानी जाएगी और लोग उसको सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और अगर उनको उचित लगेगा तो वे उसको एक्सेप्ट भी करेंगे या उसको इग्नोर कर देंगे। परंतु जब आप धर्म के, जिस धर्म को पे आपकी आस्था नहीं है, नाम ठीक है आपका पवन खेड़ा है, आप नाम से लोगों को यही लगता है कि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, परंतु जब ज्ञान नहीं तो कम से कम मुंह बंद रखेंगे ना, उतना आपके लिए भी अच्छा है, आपकी पार्टी के लिए भी बेहतर है। और कितना प्रेम है आपके वो युवराज क्या नाम है, अभी वो इंग्लैंड जाएंगे वो कैम्ब्रिज में लेक्चर देने। आई डोंट नो, मैं सच में आई एम रियली वेरी सरप्राइज्ड कि हु आर दोस पीपल जो उनको सुनना चाहते हैं। मतलब मैं वो सामने आ जाए ना, वो जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है कि जो राहुल गांधी को सुनना चाहता है। अरे देश में तो कोई उसकी सुन नहीं रहा है, उसको बाहर वाले क्यों सुन रहे हैं, मेरे को तो यही नहीं समझ में आता है। वेरी ऑनेस्टली आई एम सेइंग कि क्या बोलेगा वो और क्या वो लोग सुनेंगे उससे। अब पता नहीं, अब वो खैर वो वेदों के भी ज्ञाता हैं, है ना, रावण से भी बड़े प्रकांड पंडित हैं, सारी उपनिषद उन्होंने पढ़ रखी है, और वो तो इतना तक बता चुके हैं कि व्हाट बीजेपी इज डूइंग इट्स हैव नथिंग टू डू विथ हिंदुइज्म ऑल्सो। तो भैया सुनिए, मैं सिर्फ इतनी ही बात कह रहा हूं अपने सभी व्यूअर्स से कि इस प्रकार की जब ओछी टिप्पणियां सनातन पर हो तो आप इनको बहुत ही शिष्टता से जवाब दें और इनको इनकी जगह बताएं कि, और एक देखिए हम लोग आम व्यक्ति हैं, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि मर्म आहत होता है जब आप लोग इस प्रकार के अनुचित टिप्पणियां करते हैं धर्म पर, हमारे सनातन धर्म पर। तो देखिए वैसे भी मैं जानता हूं कुछ 2-3 ऐसे प्रवक्ताओं को मैंने सुना है ना कि वे भी वही सूडोनेम लेकर ही चल रहे हैं कि नाम तो उनका साफ है कि ऐसा कि वे हिंदू नाम उन्होंने धारण कर रखा है, बट दे आर प्रैक्टिसिंग सम अदर रिलीजन। तो
ये सब बहुत सारी बातें हैं जो देखिए कहने में अच्छा नहीं लगता, और हम लोग आम व्यक्ति हैं, सिर्फ बोल सकते हैं, अपने मन का उद्गार व्यक्त कर सकते हैं। बाकी आपको अपनी पार्टी चलानी है और क्या उसका अंजाम होना है। देखिए साहब, मैं साफ बोलता हूं, अगर पवन खेड़ा तक मेरी आवाज जाए ना, 24 से 30, मैंने राइट फ्रॉम डे वन, जब से अभी ये एक कह लीजिए सुगबुगाहट शुरू हुई है लोकसभा 2024 की, 24 से 30 सीटें अगर कांग्रेस जीत ले और मैक्स टू मैक्स 40, उसके ऊपर एक भी सीट आ जाए, तो मैं बोलता हूं साहब, मैं मेरा चैनल पे सदैव कांग्रेस की ही स्तुति गाऊंगा। नहीं आप लोगों की हैसियत, वो आपकी ममता बनर्जी है ना, वो भी आपकी हैसियत बता चुकी हैं। ओपन चैलेंज दिया था उन्होंने कांग्रेस को कि अगर इतना ही कांग्रेस में दम है तो वाराणसी से चाहे राहुल गांधी चाहे प्रियंका गांधी चुनाव लड़के दिखा दें। और नतीजा क्या हुआ, रायबरेली तक से जो सोनिया माता जी अभी तक चुनाव लड़ती आई थी, उनको रायबरेली सीट तक छोड़नी पड़ गई। एंड द रीजन फॉर सो इज, मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा कि जिस प्रकार से भाजपा ने चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार से, अब तो ये कहूंगा पॉलिटिकली लैंग्वेज में, कि अपनी फील्डिंग जमाई है, उसके बाद चाहे आप पूरी अपनी मशीनरी लगा दें, अखिलेश यादव जी का भी साथ ले लें और दो चार और पॉलिटिकल पार्टीज का साथ ले लें, ना रायबरेली आप जीत सकते हैं ना अमेठी। और पूरे देश का मैं आपको आपकी टैली बता दे रहा हूं कि 30 के ऊपर कांग्रेस अगर प्रदर्शन कर ले जाए तो मैं और 40 मैक्स, तो 40 बोल रहा हूं मैं, कि मैक्स 40 सीट के ऊपर आ जाए तो मैं अगले जो भी मेरे वीडियोस होंगे वो कांग्रेस की स्तुति में होंगे, या अगर स्तुति में नहीं भी होंगे तो मैं कम से कम कांग्रेस के विरोध में तो नहीं बोलूंगा। फिर आप लोग चाहे जो भी अच्छा करें तो भी, बुरा करें तो भी, मैं बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अच्छा साहब, हाँ एक अब ये तो कुछ टीका टिप्पणी हो गई मल्लिकार्जुन खड़गे जी की और पवन खेड़ा जी के, जो इतना बृहद ज्ञान है ना उनको हिंदू दर्शन का। तो एक और भी आज उनकी एक घोषणा सुनी मैंने, और सबसे बड़ी बात जो लगी मुझे कि सचिन पायलट जी ऐसा बोल रहे थे, जबकि सचिन पायलट जी से मैं ऐसी उम्मीद तो नहीं रखता हूं। अब देखिए, सचिन पायलट जी की अपनी कोई मजबूरी हो सकती है कि वे अभी भी कांग्रेस में बने हुए हैं, अन्यथा उनके जैसे कैलिबर का व्यक्ति, जनाधार वाला व्यक्ति, अगर अभी भी कांग्रेस में उस सफोकेटिंग, उनके लिए, नॉट फॉर अदर लीडर्स, बट इट्स वेरी सफोकेटिंग फॉर द लीडर एंड हैविंग टू मच पोटेंशियल एंड कैलिबर लाइक सचिन पायलट, अगर वे कांग्रेस में बने हुए हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि व्हाई इट इज सो। तो खैर, उन्होंने भी आज एक बात कही और फिर दूसरे कांग्रेस नेताओं के मुंह से भी सुना कि वे अगर मतलब जब भी कभी 2054 या 2059 या कभी ऐसे कभी कोई अवसर बना, जब वे सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर योजना को वे बंद कर देंगे। अब एक कहावत है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, परंतु इनकी कम से कम मानसिकता तो समझ में आ जाती है ना। हमारे एक बड़े मतलब कहना चाहिए एक वीर योद्धा, अब आज इस फॉर सम वेरी दुखद है कि जिस अब वो नहीं है, स्वर्गीय जनरल रावत है ना, वे आज इस दुनिया में नहीं है, परंतु उन्होंने मोदी जी और अमित शाह जी के सहयोग से ही यह योजना लेकर आए थे। और उन्होंने साफ बताया था कि भारत को सिर्फ दो फ्रंट में वॉर नहीं करना है, या चाइना से या पाकिस्तान से, उन्हीं के जो चाइना और पाकिस्तान के स्लीपर सेल जो भारत में एक्टिव हैं, इस देश के अंदर एक्टिव है, उनसे भी निपटना पड़ेगा, उनको भी नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट रीजन वे अग्निवीर योजना लेकर आए थे। यह उनके शब्द हैं जो मैं आप सबको बता रहा हूं। तो कांग्रेस इस बात को भली भली बात जानती है, एंड अब मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि कांग्रेस भी उस स्लीपर सेल में है, परंतु यस, देयर आर मेनी फोर्सेस विच सपोर्ट चाइना एंड पाकिस्तान, और वे स्लीपर सेल आज भी भारत में एक्टिव हैं। ये तो आप शुक्र मनाइए राहुल प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, अमित शाह जी का, और जो
हमारी जांच एजेंसियां हैं कि जिनके चलते एटलीस्ट वे एक्टिव उस प्रकार से नहीं हो पा रहे हैं, हालांकि प्रयास करते हैं, परंतु बहुत जल्दी फिर उसको उनका जो सही ट्रीटमेंट है मिल जाता है। सो दे आर मीनवाइल वेरी डोरमेंट। और जब तक मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ सिंह जी और यह एनडीए सरकार है, बहुमत से है, तब तक वे डोरमेंट ही रहेंगे। तो यह एक बात थी जो थोड़ा सा अग्निवीर योजना को लेकर मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था, वो मैंने की। थोड़ा सा साहब आगे बढ़े तो एक और, हाँ, कभी इंडी दल के एक इंडी गठबंधन के एक और बड़े मतलब मुखर और जनाधार वाले नेता रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, कश्मीर के दोनों ही पूर्व सीएम हैं। उनके हालांकि उमर अब्दुल्ला के पिताजी भी पूर्व सीएम हैं, उनके बाबा जी, दादाजी, वे भी पूर्व सीएम रहे हैं। तो आज उमर अब्दुल्ला जी ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में अब शांति है, मतलब कश्मीर अब शांत है और पहले जैसे जो वो उग्र प्रदर्शन होते थे वे उनमें भारी कमी आई है। तो एक समय सोचिए साहब कि मतलब चैलेंज किया जाता था मोदी गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी जी को और मतलब एक तरह से एनडीए गवर्नमेंट को कि, और यही जो पॉलिटिकल लीडर्स है ना, कि धारा 370 को हाथ लगा कर दिखा दें तो हम मान जाएंगे। एक जो भूतपूर्व सीएम होती हैं मुफ्त सईद, तो उन्होंने तो इतना तक कह दिया था कि धारा 370 हटी तो वैली में, घाटी में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। अब आज देख लें, धारा 370 भी हट गई और वहां पर आज लाल चौक में बाकायदे तिरंगा लहराता है साहब, है ना। तो ये अचीवमेंट तो है साहब कि जो ईवीएम नहीं हैक होती, पब्लिक हैक हो जाती है। सॉरी सर, ये कुछ वो आ रहे हैं, खैर एनीवे। और अच्छा साहब, एक बीच में और भी वो है कि अरविंद केजरीवाल जी, है ना, दिल्ली के स्वयंभू मालिक, उन्होंने आज एक बार फिर से माफी मांग ली। हालांकि देखिए उनका सिलसिला माफी मांगने का बड़ा लंबा है एंड नाउ इज वेरी मच यूज्ड टू इट, चाहे फिर वो स्वर्गीय अरुण जेटली जी से हो, नितिन गडकरी जी से हो, फहरिस्त लंबी है बट आधे घंटे के ऊपर हो गया वीडियो। तो आज उन्होंने एक बार फिर से माफी मांगी अपने, मतलब 17-18 में उन्होंने एक वीडियो रिट्वीट कर दिया था। एक ध्रुव राठी करके कोई बंदा है, जर्मनी बेस्ड है, और जिस प्रकार से एंटी मोदी गवर्नमेंट उसके वीडियोस होते हैं, कभी कभी तो वो एंटी इंडिया भी अगर बोल दिया जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी, उसका वीडियो रिट्वीट किया था उन्होंने। तो आज उन्होंने एज यूजुअल एंड ही इज वेरी हैबिचुअल फॉर दैट कि जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगकर ये इनके पटाक्षेप कर दिया उस विषय का। ठीक है साहब, अब अब उनकी तो वो तो उन्होंने कल डिमांड कर ली थी नोबेल प्राइज की, तो हो सकता है कल को वो एक बार फिर से डिमांड कर ले कि भाई इतनी बार माफी मांग चुका हूं, अपना जो मैं वमन करता रहता हूँ, वर्बल डायरिया है जो मुझे, उन सबके लिए मैं इतनी माफी मांग चुका हूं कि अब एक नोबेल प्राइज तो साहब मुझे सरकार चलाने के इतर भी मुझे माफी मांगने के लिए मिलना चाहिए। एंड सेम वे, है ना, एक उन्हीं के पार्टनर हैं राहुल गांधी जी, वे भी 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट हुआ है माफी मांगने के लिए। और खैर, अच्छा साहब, इस बीच में और भी है कि जो हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल का है, आज ममता सरकार को भी उन्होंने तबीयत से, कहना चाहिए, क्लास लगा दी कि वह जो संदेश खाली का हैवान है, कल्प्रिट है, भागा भागा फिर रहा है, उसके लिए एक जैसे खबर बताई गई थी कि देयर इज स्टे ऑन हिज वारंट, और उसकी गिरफ्तारी पर शायद है कि हाईकोर्ट ने कुछ एक ऐसा रोक लगा रखी है, एक कुछ इस प्रकार का उसके फेवर में कुछ एक नैरेटिव्स गढ़े गए थे। तो आज माननीय न्यायालय ने उसको बिल्कुल धराशायी कर दिया और साफ संदेश दिया कि आप जैसे भी हो, पहले आप उसको गिरफ्तार करो, कोर्ट में पेश करो,
और उसके ऊपर फिर जो भी न्यायोचित प्रक्रिया है वह उसका पालन हो। अब देखिए, ममता बनर्जी की जो पॉलिटिक्स है उसमें वे कहाँ तक उनका यह संदेश फॉलो होगा या क्या होगा, अब ये तो समय ही बताएगा। वो भी तब जब अगर ममता बनर्जी, कभी ममता दीदी ही निकलता था उनके लिए सम्मान से, सब अब नहीं हो पाता है। चाह कर भी मैं उनको ममता दीदी नहीं पुकार पाता हूँ। खैर, अच्छा साहब, चलते चलते हाँ, एक कांग्रेस के ही गांधी परिवार से ही आते हैं। अब तो फिलहाल वे भाजपा के सांसद भी रहे हैं, 2 से 3 बार वे भाजपा की टिकट पर पीलीभीत से सांसद भी रहे हैं। वे बेचारे बड़े पसोपेश में हैं। नाम भी बता देता हूं, वरुण गांधी। हालांकि टिकट मिल गई है उनको समाजवादी पार्टी से, वे पीलीभीत से कॉन्टेस्ट भी करेंगे, परंतु साहब उनको भी अरविंद केजरीवाल जी के जैसे इतना वर्बल डायरिया हो चुका था ना कि जो जो स्टैंड वे ले सकते थे मोदी सरकार के खिलाफ, उन्होंने भरपूर लिया। और अब आई डोंट नो आज कैसे हुआ कि आज उनके मुंह से, उनके श्रीमुख से मोदी सरकार के लिए बड़े कुछ अच्छे उद्गार सुनने को मिले। बट आई थिंक इट्स टू लेट फॉर हिम नाउ दैट he will be sailing on the same boat with NDA. तो अब only sympathy is there for him. चलिए साहब, आज के लिए शायद है कि इतना ही रखा जाए, वीडियो भी थोड़ा लंबी हो रहा है। और साहब हाँ, रिक्वेस्ट है, संवाद पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जय जय सिया राम, हर हर महादेव।